नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जनवरी माह 2023 के करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी करते हैं या आपको पीसीएस का एग्जाम देना है आगे चल के, ये वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जनवरी माह 2023 के करंट अफेयर्स। क्योंकि टॉप 20 करंट क्वेश्चन जो है मैं आज यहाँ पे उठा के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आप लोगों को और भी क्लासेस दे सकूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और साथ में अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर भी करना ना भूलिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ से आपको शुरू करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। यहाँ पे जनवरी माह 2023 का जो लगभग लगभग यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और कुछ आपको इसके बाद भी इसी में ऐड करूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं, उनके काटने से कोई रोग होता है, और रोग होता है तो उससे मौतें होती हैं। और उन मौतों से बचने के लिए किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो वह है अमेरिका। मतलब अमेरिका में जो है, मधुमक्खियों के काटने से कुछ मौतें हुई हैं, क्योंकि मधुमक्खियों में एक रोग पाया जाता है। और रोग कौन सा है? वो फुल ब्रूड रोग है। फुल फुल ब्रूड रोग, ब्रूड रोग। ये एक रोग है जो मधुमक्खियों के काटने से पाया जाता है, और इनके काटने से जो है वो मौतें भी हुई हैं अमेरिका में। तो इस वजह से जो है फुल ब्रूड रोग, इस वजह से इसमें इस टीके को जो है अमेरिका ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया। अब ये कौन है? तो ये एक चिकित्सक हैं, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुलझने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है उपयोग उपाय सुझाए हुए हैं असम सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए। तो इस वजह से इनको जो है ये पुरस्कार डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? सियोम पुल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कहा जाए कि चाइना के, एक तरीके से कहा जाए तो चाइना के बॉर्डर पे है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्टेट में हो सकता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में किया हुआ है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुल, सियोम पुल। इसलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है एकदम जो है दिमाग में रट लीजिएगा कि सियोम पुल का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? बिहार का स्टेट आइकॉन किसे बनाया है? तो मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। और मैथिली ठाकुर कौन है? ये लोक गायिका है, बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका है। इन्होंने अपनी गायकी से बहुत सारे लोगों का जो है दिल जीता है, और बहुत ही सुंदर ये गाती भी है। मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं। उन्हें क्या बनाया गया है? चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन गाय बनाया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ही इस योजना को चालू किया है। जो भूमिहीन जो है किसान है, कृषक हैं या व्यक्ति हैं, उनको पट्टे पर ये भूमि दी जाने के लिए ये योजना चलाई है, भूमि अधिकार योजना। किस राज्य ने चलाई है सरकार ने? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है। पहली अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? किस शहर में चालू की जाएगी? तो कोलकाता में है। कोलकाता में है। मेट्रो का नाम जब भी आता है, सबसे पहले आपको कोलकाता ही सुझाई देता है, क्योंकि पहली मेट्रो रेल सेवा जब शुरू की गई थी तो कोलकाता में। और फिर पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा जब शुरू की जा रही तो भी कोलकाता में ही अंडर वाटर। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? मिशन 929 किस राज्य में शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने मिशन 929 त्रिपुरा में शुरू किया है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। चुनाव आयोग ने मिशन 929 त्रिपुरा में शुरू किया है।
नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो आपने शुरू किया एनटीपीसी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो एनटीपीसी ने। और इसके लाभ क्या है शुरू करने के? इसका लाभ ये है कि कार्बन इमिशन जो होता है वो कार्बन इमिशन इससे बहुत ही मात्रा में कम होगा। कार्बन इमिशन इसमें बहुत ही मात्रा में कम होगा। और जो एक लक्ष्य है 2070 तक की कार्बन इमिशन को शून्य करना, उसकी दिशा में यह है बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है और एक कार्बन इमिशन को बहुत हद तक कम करेगा। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? चाइना बना है, चीन। और पहला देश कौन था? तो पहला देश 2022 सितंबर 2022 में कौन बना था? जर्मनी बना था। पहला देश जर्मनी था, जबकि दूसरा देश कौन सा है? चाइना है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश चाइना। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इंदौर में। कहाँ पे आयोजित किया गया? इंदौर में। और कब आयोजित किया गया? तो 8 से 10 जनवरी, 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में 17वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रवासी सम्मेलन था? तो 17वां था। और 8 से 10 जनवरी, इसकी जो थीम थी वो थी प्रवासी। थीम जो थी इसकी वो थी प्रवासी, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार इसकी थीम थी। और इसमें गुयाना और सूरीनाम, कौन? गुयाना और सूरीनाम, दो देशों के राष्ट्रपति जो है, गुयाना और सूरीनाम, दो देशों के राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि थे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम की चंद्रिका प्रसाद संतोखी। दो राष्ट्रपति, गुयाना के डॉक्टर मोहम्मद अली इरफान और सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, दो मुख्य अतिथि इसमें शामिल थे इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुयाना और सूरीनाम को भी आप याद करिएगा। हो सकता है कि आप पीसीएस लेवल का अगर आपको एग्जाम देना है तो इसमें ये पूछ सकता है, थोड़ा डीपली पूछ सकता है, किन दो मुख्य अतिथि शामिल थे? तो वो गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जनवरी 2023 में दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? आशा पारेख, आशा पारेख को। ठीक है, आशा पारेख को दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को दिया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया और इसमें इंडिया का स्थान कौन सा आया? 85वां स्थान आया, 85वां। इसके पहले क्या था? इसके पहले जो था वो 87वां था। मतलब दो दो रैंकिंग का सुधार इंडिया ने हेनले पासपोर्ट में अपना किया हुआ है। पहले 87 था और प्रेजेंट टाइम में 2023 का कौन सा है? 85वां है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास क्रूज का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनना है। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहाँ से किया? वाराणसी से किया। तो ये जो ट्रेन चल रही है ये वाराणसी से शुरू होकर, कहाँ से? वाराणसी से शुरू होकर, वाराणसी से शुरू होकर ये कहाँ पे जाएगी? मतलब यूपी से, वाराणसी में जो है यूपी के जरिए जो है गंगा नदी में जो है बहते हुए बिहार पहुंचेगी, बिहार से बंगाल पहुंचेगी, बंगाल से फिर बांग्लादेश पहुंचेगी और फिर बांग्लादेश से कहाँ पे? असम के डिब्रूगढ़। कहाँ पे? डिब्रूगढ़। इसका जो लास्ट स्टॉपेज है डिब्रूगढ़, ये असम में पड़ता है। मतलब वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी असम की। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन डेल्टा से होकर ये सब चीजें, ये जो है आपका क्रूज, गंगा क्रूज, बिलास क्रूज ये गुजरेगा। और ये 51 दिन में, कितने दिन में? 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। कितना? 3200 किलोमीटर की। 51 दिन में 3200 किलोमीटर की यात्रा ये गंगा क्रूज मिसाइल जो है गंगा बिलास क्रूज जो है ये आपकी करेगी, मिसाइल कह रहे हैं। तो गंगा बिलास क्रूज का उद्घाटन, मतलब उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और वाराणसी से डिब्रूगढ़ की ये इसकी दूरी होगी। ठीक है,
इसके अलावा हम लोग कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए इसके अलावा हम लोग कुछ देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा। मतलब 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा। मतलब जो पेट्रोल होता है उसमें कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2023 से जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा वो 20% मिलाया जाएगा। ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। और इथेनॉल कैसे बनता है, तो इथेनॉल जो बनता है वो गन्ने की फसल से बनता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कम करता है। जो इथेनॉल होता है गन्ने से बनता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जन को जो है क्या करता है वो कम करता है, जो कि बहुत खतरनाक गैसेज होती हैं। और 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ये किसने कहा है, गवर्नमेंट ऑर्डर है ये, कि 1 अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है। मिस यूनिवर्स 2023 नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है, तो आर बॉनी गैब्रियल, आर आर बानी गैब्रियल, ठीक है। ये जो है क्या बनी है, गैब्रियल। ये अमेरिका की है, यूएसए की है। और ये मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इन्होंने ही पाया है। और ये कौन सा खिताब है, जो 71वां खिताब है। 71वां खिताब है ये मिस यूनिवर्स 2023 का, जो कि अमेरिका की आर बॉनी गैब्रियल के नाम पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, संविधान साक्षर जिला, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। मतलब संविधान साक्षर जिला का मतलब क्या होता है, कि मतलब ऐसा, मतलब कौन सा ऐसा भारत का पहला जिला है जिसे संविधान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो ये कौन है, कोल्लम। कोल्लम कहाँ पे है, केरल में। कोल्लम, कोलम, और ये कहाँ पे है, केरल में। तो ये केरल का एक ऐसा जिला है जहाँ 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर क्या किया गया है, शिक्षित किया गया है या शिक्षित किया जा रहा है। और पहला संविधान साक्षर, इसीलिए इसको बोला गया है कि पहला संविधान साक्षर जिला देश का कौन बना है, कोल्लम यानी केरल, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पे। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है, वो बाबर आजम बने हैं। कौन बना है, बाबर आजम। ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। और इस समय जो है इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं बाबर आजम के नाम पे। और इन्हें ही ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को चुना गया है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में कौन है, बाबर आजम है। जबकि अगर महिला में देखा जाएगा तो महिला में नेट साइबर, नेट साइबर, नेट साइबर जो कि कहाँ की है, इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की। इनको चुना गया है। नेट साइबर को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में लेडीज में चुना गया है, मतलब महिलाओं में। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द महिला भी चुनी गई हैं। जबकि बाबर आजम को आईसीसी मैच क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पुरुष में मिला है, और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में भी मिला है। तो ये आप लोग दोनों को क्लियर हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमारे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जी को मिला है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव, इनको जो है ये पुरस्कार मिला है। मतलब ये T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, ठीक है, सूर्य कुमार यादव जी को मिला है। और अगर महिलाओं में देखा जाएगा तो ये ताहलिया मैकग्राथ को मिला है। ताहलिया मैकग्रा, ताहलिया मैकग्रा ये ऑस्ट्रेलिया की है। मैकग्रा ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। इन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल में ये जो है पुरस्कार मिला हुआ है ताहलिया मैकग्रा को। जबकि सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है 2022 का पद्म पुरस्कार, 2022 का पद्म पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 के पद्म पुरस्कार के लिए कुल 106 लोगों को मिला। कितने लोगों को, 106 लोगों को। अगर पद्म विभूषण की बात की जाए
पद्म विभूषण तो वो 6 लोगों को मिला। अगर पद्म भूषण की बात की जाए तो वो 9 लोगों को मिला। अगर पद्मश्री की बात की जाए तो ये कुल 91 लोगों को मिला। कितना? 91 लोगों को। तो इस तरीके से कुल 106 लोगों को ये पुरस्कार 2022 का मिला हुआ है। ठीक है, 106 लोगों को 2022 का ये पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें विभूषण कितने हैं? 6। और पद्म भूषण कितना है? 9। और पद्मश्री 91। अब जो पद्म विभूषण पूछा हुआ है, ये एग्जाम से पूछ सकता है किसको किसको मिला है। तो पद्म विभूषण में देखिए, पहले जो आते हैं वो दिलीप महान लविश हैं। दिलीप महान लविश, दिलीप महान लविश। तो ये जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है, दिलीप महालनोबिस को। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरे जो है मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत ये दिया गया है समाज सेवा के रूप में। मुलायम सिंह यादव, समाज सेवा के रूप में इनको ये दिया गया है। तीसरे हैं बाल कृष्ण दोषी। तीसरे हैं बाल कृष्ण दोषी। कुल 6 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण। बाल कृष्ण दोषी ये वास्तुकार थे। ठीक है, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है, बालकृष्ण दोषी की। इसके अलावा जाकिर हुसैन, नाम आपने सुना होगा, तबला वादक। जाकिर हुसैन जो कि क्या थे? तबला वादक। इनको भी जो है ये पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण का। जाकिर हुसैन के अलावा एस एम कृष्णा, एस एम कृष्णा, इनको दिया गया। और इसके अलावा दिया गया श्रीनिवास वर्धन को। श्रीनिवास वर्धन को। इस तरीके से कुल 6 लोगों को श्रीनिवास वर्धन। और श्रीनिवास वर्धन जो है, इनको साइंस और जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण। दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन बनता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैं बता देता हूँ कि हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप 2023 आप लोगों को पता है कि ये कब खेला गया था? ये हॉकी विश्व कप 2023 जनवरी माह में ये उड़ीसा उड़ीसा में आयोजित किया गया था। भारत के उड़ीसा में ये इसका आयोजन किया गया था, हॉकी विश्व कप 2023। भारत इसमें पहले ही हार के बाहर हो गया था। और बाद में जो है बेल्जियम, फाइनल मैच की बात की जाए तो फाइनल इसका कौन जीता? तो फाइनल जो है वो जर्मनी ने जीता था। फाइनल जर्मनी ने। और किसको हरा के? तो बेल्जियम को हरा के। किसको? बेल्जियम को हराया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में तो बनना तय है। और बेल्जियम को शूट आउट में हराया था। शूट आउट में 5-4 से हराया था, 5-4 से। ठीक है, मतलब विजेता कौन था? जर्मनी। और उप विजेता कौन था? बेल्जियम। और बेल्जियम कितने से हारा था? तो 5-4 से हारा था, वो भी शूट आउट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हॉकी विश्व कप 2023 की बात की जा रही है, क्योंकि ये भारत के उड़ीसा में ही संपन्न किया गया था, आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जर्मनी विजेता और बेल्जियम उप विजेता। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगी होगी तो आप लोग जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास भी इस पे दे सकूँ। अगर आप लोगों का कुछ अच्छा रिव्यू आता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।